आय के शीर्षक पूंजी लाभ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के इस 11वें भाग में आपका पुनः स्वागत। कैपिटल गेन के बहुत सारे प्रावधानों पर हम पूर्व के व्याख्यानों में डिस्कशन कर चुके हैं। इस व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। सेक्शन 50CA गैर सूचीबद्ध अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष प्रावधान। धारा 50CA। In order to ensure the full consideration is not understated in case of transfer of unlisted shares, Section 50CA provides that where the consideration received or accruing as a result of transfer of a capital asset being share of a company other than a quoted share is less than the fair market value of such share determined in such manner as may be prescribed, such fair market value shall be deemed to be the full value of consideration received or accruing as a result of such transfer। गैर सूचीबद्ध अंशों के हस्तांतरण के मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिफल कमतर न आंका जाए, इसके लिए एक नई धारा 50CA को समावेश किया गया है ताकि पूंजी संपत्ति सूचीबद्ध अंशों के अलावा किसी कंपनी के अंशों के हस्तांतरण का प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल उचित बाजार मूल्य से कम है तो उचित बाजार मूल्य को ही हस्तांतरण परिणाम स्वरूप प्रतिफल प्राप्त या प्राप्य का पूर्ण मूल्य माना जाएगा। फॉर द पर्पज quoted shares means the shares quoted on any recognized stock exchange with regularity from time to time, where the quotation of such share is based on current transaction made in the ordinary course of business। इस उद्देश्य के लिए उद्धृत अंश का अर्थ है वह अंश जो कि किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है जहां उन अंशों की उद्धरण सामान्य व्यापारिक लेनदेन पर आधारित हो। The provision of this section would, however, not be applicable to any consideration received or accruing as a result of transfer by such class of persons and subject to such conditions as may be prescribed। हालांकि इस धारा के प्रावधान व्यक्तियों की श्रेणी द्वारा हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप और निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार उपार्जित या प्राप्त प्रतिफल पर लागू नहीं होगा। Now under section 50D, fair market value of the capital asset on the date of transfer to be taken as sale consideration in cases where the consideration is not determinable। ऐसे मामलों में जहां प्रतिफल निर्धारणीय नहीं है, हस्तांतरण की तिथि को उचित बाजार मूल्य पूंजी संपत्ति का विक्रय प्रतिफल माना जाएगा। धारा 50D। Section 50D provides that in case where the consideration received or accruing as a result of the transfer of a capital asset by an assessee is not ascertainable or cannot be determined, then for the purpose of computing income chargeable to tax as capital gains, the fair market value
of the said assets on the date of transfer shall be deemed to be the full value of consideration received or accruing as a result of such transfer। धारा 50D यह व्यवस्था करती है कि यदि किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल निर्धारणीय नहीं है अथवा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तब कर योग्य पूंजी लाभ की गणना के उद्देश्य से ऐसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण के दिन उचित बाजार मूल्य हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अथवा उपार्जित प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा। Deemed full value of consideration for computing capital gains, section 50C, 50CA and 50D an overview। पूंजीगत लाभ की गणना के लिए माना गया प्रतिफल का पूर्ण मूल्य, धारा 50C, 50CA और 50D। एक अवलोकन, हम 50C, 50CA और 50D का विस्तृत वर्णन सीख चुके हैं। अब हम उन्हें एक समराइज्ड फॉर्म में समझने का प्रयास करेंगे। कॉलम बनाए गए हैं। फर्स्ट सीरियल नंबर है, सेकंड कैपिटल एसेट यानी पूंजीगत संपत्ति, सेक्शन यानी धारा जिसके प्रावधानों को हम डिस्कस करेंगे, सर्कमस्टांसेस यानी उसमें कौन सी परिस्थिति दी गई है, डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल एसेट्स, कैपिटल गेन्स पूंजी लाभ की गणना के लिए माना गया प्रतिफल का पूर्ण मूल्य। सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग और बोथ, भूमि या भवन या दोनों, ये प्रावधान धारा 50C, 50C में दिए गए। फर्स्ट पॉइंट, इफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 105% ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफ़र, अगर प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप स्टैम्प शुल्क मूल्य के 105% से कम है, उस दशा में स्टैम्प शुल्क मूल्य को प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा। नंबर 2, इसका ए पार्ट, इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड होल और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट और ECS और थ्रू सच अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, अगर समझौते की तिथि हस्तांतरण की तिथि से अलग है और पूर्ण या प्रतिफल का कुछ हिस्सा खाता प्राप्त करता चेक यानी क्रॉस्ड अकाउंट पे चेक या बैंक ड्राफ्ट या ऐसे अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप के माध्यम से ECS द्वारा प्राप्त हो चुका है समझौते की तिथि पर या उससे पहले। समझौते की तिथि पर जो स्टाम्प मूल्य होगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, उसे प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा। बी पार्ट, इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट of transfer,
but the whole or part of the consideration has not been received by way of account pay check or bank draft or ECS or through such other prescribed electronic mode on or before date of agreement. Stamp duty value on the date of transfer shall be considered as full value of consideration. अगर समझौते की तिथि हस्तांतरण की तिथि से अलग है लेकिन प्रतिफल का पूर्ण मूल्य या हिस्सा खाता प्राप्तकर्ता चेक या बैंक ड्राफ्ट या ऐसे अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप के माध्यम से ECS के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है समझौते की तिथि पर या उससे पहले, तो उस परिस्थिति में हस्तांतरण की तिथि पर जो स्टाम्प कर मूल्य होगा वही प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा। However, if the stamp duty value is less than or equal to 105% of the sale consideration received, हालांकि यदि स्टाम्प मूल्य प्राप्त बिक्री प्रतिफल के 105% के बराबर या कम है तो कंसिडरेशन सो रिसीव्ड प्राप्त प्रतिफल को ही प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा। बिंदु संख्या 2, इफ द assessing officer refers the valuation to a valuation officer on the assessee's claim that the stamp duty value exceeds the fair market value of the property on the date of transfer, अगर आकलन अधिकारी मूल्यांकन अधिकारी को मूल्यांकन संदर्भित करता है करदाता के यह दावे पर कि स्टाम्प कर मूल्य उचित बाजार मूल्य से ज़्यादा है हस्तांतरण की तिथि को। यहाँ दो परिस्थितियाँ हो सकती है। ए, इफ वैल्यूएशन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज़ ग्रेटर देन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा मूल्यांकन यदि स्टाम्प कर मूल्य से ज़्यादा हो तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को प्रतिफल का पूर्ण प्रतिफल का मूल्य माना जाएगा। इफ वैल्यूएशन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज लेस देन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, वैल्यूएशन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर शैल बी टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यदि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा मूल्यांकन स्टाम्प कर मूल्य से कम पर किया गया है तो मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन को प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा। द थर्ड सिचुएशन अंडर सेक्शन 155(14), if stamp duty value has been adopted as full value of consideration and subsequently the value is received in any appeal or revision, value is revised in any appeal or revision, value so revised in such appeal or revision shall be taken as full value of consideration। अगर स्टाम्प कर मूल्य को ही प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में अपनाया गया है और बाद में मूल्य को किसी भी अपील या संशोधन के द्वारा संशोधित कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में अपील या संशोधन में संशोधित किया गया मूल्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा। Now section 50D, any capital asset where the consideration received or accruing
as a result of the transfer of a capital asset by an SSE is not ascertainable or cannot be determined. Fair market value of the said asset on the date of transfer. कोई भी पूंजीगत संपत्ति धारा 50D में जहां हस्तांतरण परिणाम स्वरूप प्रतिफल प्राप्त या प्राप्य करदाता द्वारा निर्धारणीय नहीं है या निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ऐसी परिस्थिति में हस्तांतरण की तिथि पर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा। यहाँ पॉइंट नंबर जो 2 है धारा 50CA का वो प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स के मामले में, गैर उद्धरण शेयर के मामले में, अंशों के मामले में धारा 50CA हस्तांतरण से परिणाम स्वरूप प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल यदि कम है अंशों की निर्धारित तरीके से तय की गई उचित बाजार मूल्य की राशि से, तो ऐसी परिस्थिति में निर्धारित तरीके से तय की गई उचित बाजार मूल्य की राशि को ही प्रतिफल की पूर्ण राशि मान लिया जाएगा। नोट: द वैल्यूएशन रूल्स prescribed in Rule 11UA for valuation of unquoted equity shares would be dealt with at the final level. उद्गरण समता अंश के मूल्यांकन के लिए नियम 11UA में निर्दिष्ट मूल्यांकन नियम अंतिम स्तर पर संदर्भित किए जाएंगे। आयकर अधिनियम के ऐसे ही कुछ और प्रावधान जो पूंजीगत लाभों से संबंधित है, उनके बारे में अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।